क्या आप भी अपनी लाइफ के उस फेज में चल रहे हो जहाँ पे आपका स्ट्रगल चलता ही चला जा रहा है, बार बार फेलियर और रिजेक्शन से सामना हो रहा है, फिर अपने साथ वालों को आगे निकलते देखना, दिमाग में हर समय फ्यूचर की टेंशन बने रहना, मेहनत का उतना रिजल्ट ना दिखना और इसके ऊपर से 10 तरह की परेशानियां अलग चढ़ के बैठी होती हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, लोनलीनेस, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज, इन सब ने दबोच रखा है। आई थिंक हमारे एज ग्रुप से ऑलमोस्ट सभी इस फेज से गुजर रहे होंगे या फिर कभी ना कभी गुजर चुके होंगे या आगे गुजरेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस में दो ही तरह के लोग होते हैं। 90% लोग वो होते हैं जो उतनी इंटेंसिटी से एफर्ट मारना छोड़ देते हैं और देते हैं किस्मत को गालियां। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाइए कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती। मगर फिर होते हैं कुछ लोग जिनके अंदर अलग ही जज्बा होता है चट्टान की तरह खड़े रहने का, प्रॉब्लम्स को लाइटली लेने का। वो जो टूटते हैं, गिरते हैं, मगर फिर खड़े हो जाते हैं और बिना किसी नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मगर कैसे? इनमें ऐसा क्या खास होता है? इनकी पर्सनैलिटी में केवल एक चीज होती है जो इन्हें लाखों से अलग बनाती है। उस चीज के दम पे ये अपनी जर्नी में कभी डगमगाते नहीं है और जो भी चीज इन्हें इनके गोल तक पहुंचने से रोके उसे ये वहीं उखाड़ के फेंक देते हैं। और ये है आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। Hey, you guys probably don't know me, so I'm your most intellectual e-friend Gorshak. कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती। तो आज हम लोग साइकोलॉजी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। आपने बहुत जगह इस वर्ड को सुन रखा होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, तो उनका क्या मतलब होता है एटीट्यूड से? एक लड़की है, एटीट्यूड बहुत दिखाती है बट बड़ा मायना पटाने का, बड़ी क्यूट। इस वाले एटीट्यूड की तो बात डेफिनेटली नहीं हो रही। सो एटीट्यूड इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडरएस्टिमेटेड टर्म इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो आराम से बैठ जाओ, इस पे पूरी डिटेल में बात होने वाली है। हम लोग इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे, जैसे कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, और इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे कि कैसे एटीट्यूड से हमारी पूरी लाइफ डिफाइन होती है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने इस पे क्या कहा है, जैसे कि अरिस्टोटल, ज़ीनो, एपिक्यूरस, सिगमंड फ्रॉइड, फ्रेडरिक नीचा, जिसमें हम बात करेंगे वर्चू एथिक्स की, स्टोइसिज्म की, एपिक्यूरियनिज्म की एंड द थ्योरी ऑफ इटर्नल रिकरेंस। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि ये वर्ड एटीट्यूड कितना वजन रखता है और लोगों ने इसे एटीट्यूड बहुत दिखाती है बट बड़ा मायना पटाने का, बड़ी क्यूट दिखती है यार, बड़ी प्यारी है। करना है इसको पटाना, तुम्हारा कुत्ते की तरह मार खाएगा। क्या बोला? बोल बोल के कितना नीचे गिरा दिया है। तो अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और उसके बारे में ये पता लगाना है कि वो इंसान कैसा है, डिलाइटफुल है, अपीलिंग है, रिपल्सिव है, इंटेलिजेंट है या फिर भकलंड है, इस सब का आइडिया आप सिर्फ एक चीज से लगा सकते हो और वो है उसकी पर्सनालिटी। एक इंसान की अलग अलग क्वालिटीज जो कि उसे औरों से कुछ स्पेशल बनाए, और इन सारी क्वालिटीज, ट्रेड्स, एट्रीब्यूट से मिलकर ही बनती है उसकी पर्सनालिटी। इसीलिए कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है और दूसरी चीज में बेकार है, और कोई उसी चीज में बहुत अच्छा है और किसी और चीज में बेकार है। एंड वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल हैव इम्परफेक्शंस, वी ऑल हैव इनसिक्योरिटीज। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तुम में है देखो, एंड हाँ ऑफ कोर्स मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ, बैंग बैंग का ऋतिक रोशन नहीं। तो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी की एक ब्रांच है जो कि अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। मेरा पॉइंट ये है कि अब बड़ी ही रिनोन्ड सी बात है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में ग्रो करना है तो सबको अलग अलग लेवल पर ही सही, लेकिन सबको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना ही पड़ता है और दूसरों को अपनी रियल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट दिखानी पड़ती है, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। अब भले ही आप अपने दिमाग में सोच के बैठे हो, माय पर्सनालिटी डेफिनेटली बैटमैन, यू नो हार्वी स्पेक्टर फ्रॉम सूट्स, I'm literally him। और आपने हरकतें ऐसी कर रखी हैं कि सब जानने वाले ढोल का राजपाल यादव समझते हैं। I mean, of course, your mindset is very very important, but फिर आपको एक्ट भी वैसे ही करना पड़ेगा, डिसीजंस भी वैसे ही लेने होते हैं, और इसीलिए हमारी पर्सनालिटी का बहुत मेजर और एक बड़ा जरूरी हिस्सा होता है एटीट्यूड। आपके पास आज भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देश के 1% लोगों में पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग यू आस्क। और एक ढीला एटीट्यूड आपकी अच्छी खासी पोटेंशियल को भी सड़क पे लेटाने की ताकत रखता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एटीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि सोसाइटी में लोग इस वर्ड को गलत तरह से यूज करते हैं। लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, एटीट्यूड स्टैंड्स फॉर अ पर्सन हु इज रूड,
इग्नोरेंट, इम्पोलाइट और अ पर्सन विद एन एरोगेंट बिहेवियर, जो अपनी तुर्रई में रहता हो, किसी को कुछ समझता ना हो, इसको आप ये कह सकते हो कि उस इंसान का दूसरों की तरफ एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड ही एक नेगेटिव वर्ड है, एटीट्यूड तो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है। तो देखो, जैसे हमारी लाइफ में कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। कई बार नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं और ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज के रूप में मुसीबतें। अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलते हैं जिनमें से कई हमें और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। यू गेट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डिलेमास, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, और इस तरह के किसी भी मौके पर, किसी भी सिचुएशन पर आप कैसे रिएक्ट करते हो और उस रिएक्शन के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, और सबसे जरूरी बात, आप उस सिचुएशन पे ऑन द स्पॉट क्या एक्शन लोगे, आगे कैसे एक्ट करोगे। तो इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को ही एटीट्यूड कहते हैं। और एक इंसान के एटीट्यूड का टेस्ट तभी होता है जब उसका नई नई प्रॉब्लम से मुकाबला हो। जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े ही सेंसिटिव, अच्छी खासी प्रिविलेज लाइफ में जरा सी एक दो दिक्कतें क्या आ जाए इन्हें मौत आ जाती है, जरा सा कुछ झेल नहीं मिलता, हालत खराब, भागे भागे फिरते हैं, हर किसी को जाके अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि देखो मैं कितना कुछ झेल रहा हूँ। ये होते हैं ढीले लोग। इस एटीट्यूड से आप कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीख सकते, बस भागते रहोगे। एक चीज से एस्केप करने के लिए दूसरी आदतें पकड़ेंगे और उनसे एस्केप करने के लिए तीसरी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। और अकड़ इतनी है जैसे आधा शहर इन्हीं की वजह से रोटी खा रहा है। ये कोई एटीट्यूड है? ये है कमजोर जीवन के लक्षण। खैर, इससे हटके अगर कभी लाइफ में मन उदास हो, डिमोटिवेशन हो, बार बार फेलियर देखने को मिले, जब भी दिल घबराए, तो YouTube पे शिवाजी द बॉस देख लेना। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। भाई साहब, हम सब तो नौटंकीबाज हैं, एटीट्यूड तो बस एक ही आदमी में है। आदि, पे कर दे, मेरे 100 करोड़ से काट लेना। आप इस आदमी में अपने लक्ष्य की तरफ डेडिकेशन देखिए। कितने मौके थे इस पे दूसरों को चूना लगा के करोड़ों रुपए कमाने के, और चूना भी नहीं लगाना पड़ता भाई, होटल वगैरह का बिजनेस शुरू करता, राज करता शहर पे। मगर जी नहीं, मेरा लक्ष्य वही है। शिवाजी द बॉस इंसान थोड़ी है, चलता फिरता नगर निगम है। इंस्पिरेशन टू एवरी इंडियन, अमेरिका हैज गीगा चैट, वी हैव शिवाजी द बॉस। ए बी सीनियर। और यहाँ आजकल के नौजवानों को देखो, इनकी जिंदगी की बर्बादी का सिर्फ एक कारण है कि ये उसकी हसीन यादों को नहीं भूल पा रहे। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ली जा रही है मुझसे। इतनी ताकत दो मुझे कि मैं उसे बुला सकूं। और यहाँ आप शिवाजी को देखो, सच्चे साफ मन से सबका भला चाहा, पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी मेहनत करी, दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और उसको इस मेहनत का फल मिलना तो छोड़ो, करप्शन की वजह से वो कंगाल हो गया, केस में फंसा दिया गया, घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ जब्त कर लिया, सड़क पे आ गया। ऐसे में कोई भी आम आदमी होता तो हाइपर टेंशन से मर जाता, पर भाई ने केवल 15 मिनट का दुख मनाया रोड पे बैठ के, और उसके तुरंत बाद नया काम शुरू। और यहाँ लोग 15 महीने तो ये रियलाइज करने में लगा देते हैं कि अच्छा, इसका मतलब आखिर में गधा मैं बना। उस पे हर मौका था किस्मत को गाली देके भाग जाने का, पर पॉजिटिव एटीट्यूड भरा था ना अंदर। 1 2 3 गिनता क्या है बे? हाँ, तुझे वापस जो देना है। बस ये एटीट्यूड चाहिए लाइफ में। नई शुरुआत करता है और पूरे सिस्टम को ठोक पीट के सबको उनकी औकात पे ले आता है। नाउ सम ऑफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बट रेस्ट ऑफ यू माइट थिंक, अबे तू कैसा आदमी है, साउथ की पिक्चर से लाइफ लेसन ले रहा है? चुप रहो तुम। तो अब ये चगल्लसबाजी से हटके एक्चुअली अपने टॉपिक की डेप्थ में चलते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में एटीट्यूड बेसिकली 3 कंपोनेंट से बनता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव में आते हैं हमारे थॉट्स, और थॉट्स बनते हैं हमारी मेमोरी में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन से। अभी तक हमने जो भी देखा, सुना, पढ़ा, समझा, सीखा, और जिस डायरेक्शन में हमने ये सब समझा हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारे बिलीफ्स बनते हैं। तो अगर किसी के कोर बिलीफ्स और बेसिक प्रिंसिपल्स ही हिले हुए हैं, उसे कॉन्क्रीट पता ही नहीं कि क्या सही और क्या गलत, तो ऐसा इंसान जिंदगी भर भटकता ही रहता है। फिर है अफेक्टिव कंपोनेंट, इसमें आती है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। आपका कनेक्शन किस चीज से है, आप किसी इंसान या किसी चीज को पसंद करते हो या नहीं करते, वो इस पे डिपेंड करता है दैट हाउ यू फील अबाउट समथिंग। और पर्टिकुलर लोगों से आपके इमोशंस किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, हमारे बिलीव्स, डेटा और एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पे मत घुसो, पर हमारे इमोशंस और फीलिंग्स कह रही हैं दिल क्या करे जब किसी से किसी को नोप,
कायदे में बोथ शुड अलाइन विद ईच अदर। और फिर तीसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट। पहले दो आपके अंदर चल रहे हैं, लेकिन इस कंपोनेंट में रिजल्ट बाहर आता है कि आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या एक्शन लोगे। व्हाट डिड यू चूज टू शो एवरीवन। चल आपके अंदर कुछ भी रहा हो, लेकिन फाइनली आपने एक्ट क्या किया, वही आपका बिहेवियर बनता है दूसरों के सामने। तो ये तो एटीट्यूड की साइकी थी कि आपका एटीट्यूड बनता कैसे है। जिस भी इंसान का एटीट्यूड अच्छा ना हो, इसका मतलब ये है कि उसके एक या दो कंपोनेंट्स वीक हैं या सभी वीक हैं। तो अब वो एटीट्यूड अच्छा हो या बुरा, उसकी साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। पर अब बात आती है कि सही एटीट्यूड होता कौन सा है, किस तरह का एटीट्यूड मेंटेन करने पर हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ तो देखो, ऐसा कोई सेट तो नहीं है कि भाई 3 तरह के, 5 तरह के या 10 तरह के एटीट्यूड होते हैं। नहीं, ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो कि सबका अलग अलग हो सकता है। डिपेंड्स कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है, नॉलेज किस फील्ड में है, आप किस तरह की चीजें देखते या पढ़ते हो, किस तरह के लोगों में उठते बैठते हो, और इसी सब के अकॉर्डिंग ही आप दुनिया को देखने लगते हो। जैसा कि इस बुक में लिखा है। इस बुक की मेन लाइन है जो स्टार्टिंग में ही आती है, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आप जिस भी नजर से दुनिया को देखते हो, उस नजर की खिड़की को ही एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। इस बुक को मैंने 4-5 साल पहले पढ़ा था, और मैं कहूंगा कि अगर आप बुक रीडिंग में एक बिगनर हो तो ये आपके लिए काफी अच्छी किताब हो सकती है। लेकिन अगर आपने पहले से कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रखी हैं, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने ऑलरेडी कहीं ना सुना। लेकिन फिर भी अगर आप इस बुक को एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कई सारी बातें आपको ऐसी रियलाइज होंगी जो आपके एटीट्यूड को जरूर बदल सकती हैं। छोटी सी किताब है, आई थिंक यू शुड चेक इट आउट। पर फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स की थ्योरीज को जरूर जान लेना चाहिए। तो ग्रीक फिलोसफी के एक बड़े ही मशहूर फिलोसोफर हुए अरिस्टोटल। बहुत लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा क्योंकि ये सब नाम तो बहुत फेमस है। जैसे इनके गुरु थे प्लेटो और उनके गुरु थे सोक्रेटिस। और पूरी ग्रीक फिलोसफी 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसकी हर स्टेज में एक अलग फिलोसोफर अपनी फॉर्म में थे। प्री सोक्रेटिक एज, सोक्रेटिक एज, एज ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, एंड पोस्ट अरिस्टोटल एज। जैसे सोक्रेटिस का तो नाम चलता है फिलोसफी की किताबों में, और प्लेटो ने उनकी टीचिंग्स और बाकी फिलोसफीज को अकेले अपने कंधों पे घसीटा है। और फिर आए अरिस्टोटल, और इन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बड़े बड़े दिग्गजों से सीखा और फिर जाके खुद की टीचिंग्स की शुरुआत करी। एंड अरिस्टोटल फिलोसोफर से पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी है। पहले इन्होंने दुनिया जहान से नॉलेज गेन करी, और फिर जब खुद ज्ञान पेलने पे आए तो हर टॉपिक पे किताब लिख डाली। पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी, मेटाफिजिक्स, एनालिटिकल लॉजिक। बस एक दो चुटकुलों की किताब और लिख देते तो कंप्लीट हो जाता। इसलिए बड़े से बड़े स्कॉलर्स ने भी इनके लिए कहा था दैट ही इज द लास्ट मैन ऑन अर्थ टू नो ऑल देयर वाज टू नो। इसलिए अरिस्टोटल बहुत फेमस है और इनकी इतनी इज्जत है। तो अरिस्टोटल के लिए एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट डीपली इंटरवाइंड है उनकी वर्चू एथिक्स की थ्योरी से। वर्चू का मतलब होता है अच्छे गुण, अच्छे आचरण, अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स, और एथिक्स फिलोसफी की ही एक ब्रांच है। इनका कहना है दैट अ वर्चुअस कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग द राइट एटीट्यूड्स which are only those that reflect moral virtues। यानी कि अगर आपके एटीट्यूड की फाउंडेशन में, उसके कोर में मॉरलिटी और एथिक्स का सही ज्ञान नहीं है, तो फिर ऐसे एटीट्यूड का कोई फायदा नहीं है। और इस बेकार के एटीट्यूड के चक्कर में आप एक दिन अपना या दूसरों का विनाश करके ही रहोगे। वैसे तो अभी मुझे मोरालिटी और एथिक्स को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी के 2 पार्ट्स बना रखे हैं, उसे देख लेना। और इन्हीं सब स्टडीज से हमें पता चलता है कि वर्चू अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको काफी अलग अलग तरीके से सिग्निफाई करा गया है। और जैसे अरिस्टोटल ने वर्चू को इस तरह से भी सिग्निफाई किया है कि वर्चू को 2 एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड का एक जरूरी हिस्सा है करेज, हिम्मत। तो करेज के भी 2 एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, जिनमें से एक होगा रेकलेसनेस और दूसरा होगा कावर्डिस। रेकलेस मतलब आपको किसी चीज का डर ही नहीं है और आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो, और कावर्डिस मतलब आप बुरे नतीजे से इतना डरते हो कि आप कभी इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। तो यहाँ पे वर्चुअस एटीट्यूड वो होगा जिसमें दिमाग है और वो इन दोनों में बैलेंस करना जानता है। ऐसा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ज्यादा जोश में आ गए और अपनी औकात ने ही दम तोड़ दिया, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पूरा जीवन ही डरने में निकाल दिया। एंड इन्होंने विजडम और अंडरस्टैंडिंग की काफी बात करी है। वो तब आता है जब आपकी जितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ती जाएगी और जितना ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। और लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए आपको एक लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन करना होगा, जिसमें आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और सबसे थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। हर चीज से सीखो, समझदार इंसान की समझदारी से और मूर्ख इंसान की मूर्खता से, जो कि आजकल लोग इसका उल्टा करते हैं। इंटरनेट पे 4 बातें समझ के स्टोरीज पे 2 कोट्स डाल के समझते हैं मैंने दुनिया देख ली। और इनमें घमंड किस चीज का होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने इस चीज को सपोर्ट किया है ना, तो ये सही है, मुझे मत सिखाओ। जो मेरे अकॉर्डिंग बात करेगा वो सही है, बाकी तुम सब अनपढ़ हो। भाई यहाँ से गमार की औलाद। और सोक्रेटिस ने भी क्या कहा था, आई नो
that I know nothing। दुनिया में बहुत कुछ जानने के बाद ये समझ में आया कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो अगर आप पहले ही मान के बैठे हो कि मुझे सब मालूम है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, तो इससे खराब एटीट्यूड नहीं हो सकता, एक दिन गंदा फंसोगे। ग्रीक फिलोसफी की स्टेजेस में 4 स्टेज जो थी पोस्ट एरिस्टोटल एज, इसमें सब लोग मेनली 2 कॉन्सेप्ट्स में पड़ गए थे, स्टोइसिज्म एंड एपिक्यूरियनिज्म। ये बात 1500 से 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इन 2 कॉन्सेप्ट्स पे डिबेट होती है। वो बात अलग है कि लोगों ने एपिक्यूरियनिज्म को हेडोनिज्म ही मान लिया है, इस पे भी अभी बात करेंगे। तो देखो, वैसे तो इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, लेकिन अभी इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। वैसे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग बात करते हैं, लेकिन इनकी फिलोसफीज इसी सवाल के बारे में है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। हमें ये ढूंढना है कि हमारे लिए सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया चीज क्या है। पहले आता है स्टोइसिज्म, बहुत पॉपुलर है आजकल। ये ग्रीक फिलोसफी है जिसके फाउंडर हैं ज़ीनो। ये भी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है वर्च्यू। किसी बड़े रीजन के लिए जीना ही जिंदगी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, जिसे बदला जा सकता है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उसे शांति से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्टोइसिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सेल्फ कंट्रोल और रैशनैलिटी को डेवलप किया जाता है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाया जाता है। एक स्टोइक एटीट्यूड में आपको बिना कंप्लेंट के हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बिना किसी कंप्लेंट के। कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो, कोई दुख हो, निराशा हो, फेलियर हो, तब भी आपका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलता, और किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म मोमेंटरी प्लेजर्स को लेके आप जरा भी एक्साइट नहीं होते। इसको न्यूट्रल एटीट्यूड या फॉरबियरेंस एटीट्यूड भी कह सकते हैं। स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग सही मायने में ऐसे ही आप इनर पीस और कंटेंटमेंट की स्टेट पर पहुंच सकते हैं। फिर आता है एपिक्यूरियनिज्म, फाउंडेड बाय एपिक्यूरस। इस फिलोसफी में लाइफ का गोल है प्लेजर्स और हैप्पीनेस की स्टेट को अचीव करना, एंड पेन और फियर से, दर्द और डर से आजादी पाना। और स्टोइसिज्म कहता है कि कुछ बड़ा गोल बनाओ और उस पे काम करो। दुख और खुशियां तो टेम्पररी है, आएंगे और जाएंगे, तुम इनर पीस मेंटेन करो। बट एपिक्यूरियनिज्म में पर्पस ही हैप्पीनेस को ढूंढना है। एपिक्यूरस का कहना है कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन चीजों को देनी चाहिए जो हमें और दूसरों को खुशियां देती हो, जैसे कि सभी तरह के मॉडेस्ट प्लेजर्स, फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप्स, मतलब हेल्दी तरह से मजे करो और खुश रहो। और मोरालिटी वाली जिंदगी, ऐसा नहीं कि आप खुद की खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीन लो। अच्छे आचरण होने चाहिए। और इसमें पेन को अवॉइड करने का मतलब है स्ट्रेस मॉडरेशन, मतलब किसी भी चीज को दिमाग में लेके नहीं बैठे रहना, शांत रहो, खुश रहो। और पेन से बचने का मतलब ये नहीं है कि आज मजे करने के चक्कर में कल में आग लगा दी। इसलिए ज्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाए और उन्होंने अपना लिया हेडोनिज्म। वैसे तो ये सिमिलर ही है, लेकिन इसमें गोल होता है मैक्सिमम प्लेजर। आज करेंगे सारी अय्याशी, कल कहाँ है? आज है जो है शॉर्ट टर्म अप्रोचेस। तो इनका मानना है कि आपको जिस चीज में मजा आए वो सब करो, क्योंकि प्लेजर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो मर्जी पेल के दारू पियो, अंधे नशे करो, हुकअप्स करो, कुछ भी, बस मजा आना चाहिए। और फिर तो कुछ भी घुसेड़ लो इसमें, जब तक पकड़े नहीं जा रहे। इलीगल काम करो, भाड़ में गए कॉन्सिक्वेंसेस, कल की कल देखी जाएगी। मीटअप ऑफ स्टोइसिज्म फॉलोअर्स। Gotham's time has come. This is the most important function of the League of Shadows. What he asks in return is the courage to do what is necessary. I will go back to Gotham and I will fight men like this, but I will not become an executioner. Bruce, please. For your own sake, there is no turning back. Meetup of hedonism followers. तो खैर, अभी हम बात कर रहे थे एपिक्यूरियनिज्म की और स्टोइक एटीट्यूड की। तो दोनों ही अपने आप में सही हैं और दोनों के पास ही अपने अपने ठोस आर्गुमेंट्स हैं, और दोनों के ही थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। जैसे एपिक्यूरियनिज्म का नुकसान ये है कि आप ना कभी कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपने कंफर्ट से ही लगाव होता जाएगा, और अगर ऐसे ही धीरे धीरे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस में घुस गए तब तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। एंड स्टोइक एटीट्यूड से आप कुछ बहुत बड़ा अचीव तो कर सकते हो, आप क्रांति ला सकते हो, बट मे बी यू वुड मिस आउट मेनी थिंग्स। कई चीजें पीछे भी छूट सकती हैं, और कुछ चीजें आप एंजॉय नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव टू सैक्रिफाइस दैट। तो इसीलिए अरिस्टोटल ने कहा था बैलेंस बहुत जरूरी है, जैसे कि आगे चल के सुख भोगने के लिए आज आपको टेम्पररी दर्द सहना पड़ेगा, तो अब आपके ऊपर है आप किस तरफ ज्यादा बैलेंस बना लो। एंड इससे मिलती जुलती बात सिगमंड फ्रॉइड भी कर रहे हैं कि हमारी डिजायर्स, वासनाएं और हमारे अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स ही हमारे एटीट्यूड को शेप देते हैं। हम अंदर से कितने संत, कितने भले लोग हैं या कितने लालची और मतलबी, इन्हीं बातों से हमारा एटीट्यूड बाहर निकलता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को समझाने के लिए एटीट्यूड टर्म का यूज ज्यादा नहीं करा है, उन्होंने अपनी ये टर्म यूज करी है ईगो। ईगो हमारी यूथ की कैची ऐसी जुबान पर सबसे ज्यादा चलने वाला शब्द, पर यहाँ पे वो वाली ईगो की बात नहीं हो रही। ईगो हर्ट कर दी मैडम जी, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा अलग है। फ्रॉइड का कहना है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में सबसे प्राइमरी काम होता है हमारी ईगो का। तो उनकी एक साइको एनालिटिकल थ्योरी है जिसमें उन्होंने ह्यूमन साइकी के 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, इड, ईगो
एंड सुपर ईगो। एटीट्यूड्स आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। तो इसमें इट सिग्निफाई करती है हमारे अंदर की डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारा लालच, इंसानी दिमाग की एक से एक वासनाएं। फॉर एग्जांपल हमारे लालची या ग्रीडी डिजायर्स, लस्टफुल डिजायर्स और एनी अदर फैंटेसीज। और सुपर ईगो एक ऐसा इमोशन है जिसके अंदर सही फैसले लेने की ताकत होती है, हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारी कॉन्शियस। इसका पता चलता है हमारी मोरालिटी की समझ से, हमारे संस्कारों से, एथिक्स से, उसूलों से। तो इट हमें फोर्स करती है कि हम सिर्फ अपने डिजायर्स का पीछा करें। एक इंसान की जिंदगी में डिजायर्स कुछ हद तक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर ये इट इंसान पर भारी पड़ जाए तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, फिर उसे अपनी इच्छाओं के अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता। और सुपर ईगो वो है जो हमसे अच्छे काम करवाती है, हमारे अंदर की वो आवाज जो हमें गलत काम करने से रोकती है। सुपर ईगो वही होती है जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो अंदर से एक आवाज आती है ना कि साले रुक जा, गलत काम है ये। जिसके अंदर सुपर ईगो बहुत ज्यादा है वो होता है संत महात्मा आदमी, जिसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। तो सुपर ईगो के एक्सट्रीम में जाके इंसान बिल्कुल शरीफ साधु हो जाता है, जिसके अंदर एक पैसे की भी डिजायर नहीं है। और इड के एक्सट्रीम में हो सकता है एक ऐसा इंसान जो कोई भी गंदे से गंदा गलत काम कर सकता है सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। ऐसा इंसान नो डाउट क्रिमिनल ही बनेगा। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं और कहने का मतलब यही है कि इसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिजायर्स भी जरूरी है। मे बी आपको कुछ भी अचीव करके खुशी मिलती हो, आपको घर लेना हो, आपको गाड़ी लेनी हो, कुछ भी अच्छी बात है। और जो दूसरों के लिए कोई भी अच्छा काम ना कर पाए तो वो इंसानी कैसा। तो जो तीसरा इमोशन इन दोनों इमोशंस को बैलेंस करे उसको ही ईगो कहते हैं। तो आपकी ईगो ही इन दोनों को बैलेंस करती है उस अकॉर्डिंग कि आपके लिए लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। किसी में इट ज्यादा है, किसी में सुपर ईगो ज्यादा है, और इसी बेसिस पे आप डिसीजंस के बारे में सोचते हो। तो ईगो के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ईगो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है और एटीट्यूड वो है जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं। आई थिंक अब इसका और बाकी थ्योरीज का कनेक्शन लिंक हो गया होगा। वैसे सिगमंड फ्रॉइड बड़े ही कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हैं, काफी लोग इन्हें नापसंद करते हैं और कुछ जगह इनकी तगड़ी फॉलोइंग भी है। उसका कारण यह है कि इन्होंने कई बार पैट्रियार्की और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कुछ बेहुदा बातें कह दी थी, जो कि ऑब्वियसली काफी लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे कि उनकी एक थ्योरी है पीनस एनवी। ये थ्योरी कहती है दैट विमेन एक्सपीरियंस जेलसी एंड इन्फीरियरिटी टू मेन ड्यू टू नॉट हैविंग अ पीनस। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्योंकि उनके पास पीनस नहीं है। तो ये बात सुन के खुद सोच लो कि फेमिनिस्ट लोगों का क्या रिएक्शन रहा होगा। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मौत चाहता है तो हाँ, कई फिलोसोफर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने कुछ फालतू की बातें भी करी हैं। तो हमें उनकी वैसी ऊट पटांग बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, बस अपने मतलब का ज्ञान बटोर के आगे बढ़ो। तो इसी बात पे अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आखिर में बस एक फिलोसोफर की बात और करेंगे जिनका नाम है फ्रेडरिक नीचा। आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है ये भी। इनका मानना है कि एटीट्यूड हमारी डेस्टिनी बनाता है। इसलिए वो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि प्लेजर के पीछे भागो और पेन को अवॉइड करो, उससे ज्यादा जरूरी है पावर और इन्फ्लुएंस पैदा करना। क्योंकि अगर आपके एटीट्यूड में स्ट्रेंथ का एलिमेंट नहीं है तो फिर कोई वैल्यू नहीं है जमाने में आपकी। एंड एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी इन्होंने दी है द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रिकरेंस, कि आपकी जो भी लाइफ है पैदा होने से लेकर मरने तक ये सेम लाइफ बार बार रिपीट होने वाली है। तो हमें अपना एटीट्यूड ऐसे ही रखना है कि हमने ये बात एक्सेप्ट कर रखी है कि हमें ये सेम जिंदगी बार बार जीनी है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लिए तो बची कुची जिंदगी में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे और फिर ये पूरी लाइफ बार बार रिपीट होने वाली है। तो ये एक्चुअली में सच है या सिर्फ एक थ्योरी है, वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये देखना है कि हाँ, एक्चुअली में हमारे एटीट्यूड में हमारे डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि आज आप जो डिसीजंस लोगे उनका इंपैक्ट आपकी आगे लाइफ में आना ही आना है। तो अब चलते हैं वीडियो के फाइनल सेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एटीट्यूड एक्चुअल में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी मैंने आपको 4-5 अलग थ्योरीज के बारे में बताया जो वैसे तो अलग है, लेकिन ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, जो कि है एटीट्यूड। तो इन सब फिलोसोफर्स के अलग अलग टेक्स से, अलग कॉन्सेप्ट से आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि एटीट्यूड क्या होता है और कितने तरीके का हो सकता है। तो क्या सच में एटीट्यूड इतनी पावर रखता है कि हमारी पूरी लाइफ बदल दे? हाँ, 100%। जैसे देखो, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उस पे हमारे रिएक्ट करने के 3 ही तरीके होते हैं। ऑप्टिमिज्म, 6 महीने में जीवन में मेहनत करना सीख जाओगे। जो व्यक्ति मेहनत करना सीख गया वो फोड़ देगा। पेसिमिज्म, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और डाउट, जो लोग डाउट में बैठे रहते हैं ये लोग सिर्फ किस्मत की वजह से जिंदा हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? समटाइम्स दे आर टू एक्साइटेड टू डू समथिंग एंड समटाइम्स दे डोंट इवन ट्राई बिकॉज़ दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। अपने जीवन में इतना भटके हुए हैं कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, कुछ बड़े फैसले लेने के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो जो इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में रहता हो वो एक तगड़ा एटीट्यूड तो कहीं से कहीं तक मेंटेन नहीं कर सकता। और पेसिमिज्म मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना, ये जो काम है ना हो ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता, अरे बेकार है, कुछ और देखो। तो इसमें इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो थोड़ा सा भी
रिस्क लेने से डरता है, जो खुद कुछ नया ट्राई नहीं करता और कोशिश करता है कोई और भी ना करे। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो कभी कभी तो आपके साथ ऐसा होगा कि आप सोचोगे देगा मैंने तो कहा ही था, अच्छा हुआ मैं नहीं पड़ा इन सब में। और ज्यादातर बार आपको रिग्रेट होगा और आप अकेले में जाके सोचोगे कि काश मैंने उस टाइम पे वो काम कर लिया होता और मैं कहां का कहां पहुंच गया होता। सो दिस इज नॉट द एटीट्यूड जिस पर रिलाई किया जा सके। फिर आता है इसका उल्टा, ऑप्टिमिज्म, मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना। कुछ गलत भी हो जाए तो उससे मूव ऑन करके आगे के लिए और अच्छा करना और ज्यादा मेहनत करके बेटर आउटकम्स एक्सपेक्ट करना। अब कई लोग ऑप्टिमिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि अबे ये सब फालतू की बातें हैं, झूठी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं, पर सच यही है कि ऑप्टिमिज्म से बेटर मेंटल एटीट्यूड और कोई नहीं है। और पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे ही कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया कि भाई सब तो अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा और सोच समझ के फैसले लेने होंगे। पर एक पेसिमिस्टिक या डाउटफुल एटीट्यूड से इसको एक ही चीज डिफरेंशिएट करती है कि ये दोनों एटीट्यूड 2-3 बार फेलियर देख के पीछे हट जाएंगे, कुछ नया करने की हिम्मत जुटाने से डरेंगे और सिर्फ एक सेफ साइड पकड़े रहेंगे। मगर एक ऑप्टिमिस्ट इंसान हमेशा बड़ा सोचेगा और वो भले ही 99 जगह से खाली हाथ लौटेगा, 99 सिचुएशंस में हार जाएगा, मगर 100वीं जगह का राजा बन के लौटेगा। और सच यही है कि जीवन की खुशी ऑप्टिमिज्म में ही है। जो खो दिया उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन जो अभी भी है उस पर ध्यान देना ही असली एटीट्यूड है। एंड इसी बुक में मैंने पढ़ा था, अ हैप्पी पर्सन इज नॉट अ पर्सन इन अ सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस बट रादर अ पर्सन विद अ सर्टेन सेट ऑफ एटीट्यूड्स। तो ऐसे ही आप जिस नजर से इस दुनिया को देखोगे, धीरे धीरे खुद भी वैसे ही बिहेव करने लगोगे, वैसे ही डिसीजंस लेने लगोगे। तो आपके बिहेवियर और एक्शंस के अकॉर्डिंग ही बाकी लोग भी आपकी तरफ उसी नजर से देखना शुरू कर देंगे। तो आपका एटीट्यूड एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है, जिससे आपका लिया गया कोई बहुत छोटा सा फैसला भी आपकी जिंदगी ड्रास्टिकली बदल सकता है। और असली एटीट्यूड तो उसी इंसान में है ना, जो अपने गोल तक पहुंचने के लिए सब कुछ झेलने को तैयार खड़ा हो। और जब अप्रोच ऐसी होती है तो छोटी मोटी चीजें तो मैटर भी नहीं करती लाइफ में। एंड आपने सुना होगा कि जितने भी मैनिफेस्टेशन के रूल्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं आपको अपना एटीट्यूड बदलना ही सिखाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स। तो मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना हो, किसी भी फील्ड में जो कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी गोल पूरा करना हो, वो अपना एटीट्यूड चेंज किए बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। थैंक यू।